मुतनाज़ा ऐलान दुनिया भर की मार्केट्स पर असरअंदाज। आलमी मंजरनामे में हलचल, डॉलर को अचानक पर लग गए। मुल्क में डॉलर की स्मगलिंग को रोकना वक्त की अहम जरूरत। रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज का हमारा मौजू डॉलर। लोग बड़े परेशान हैं, अचानक ये हो क्या गया। डॉलर की कीमत के अंदर जो है उसकी कदर के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और आज दिन के आगाज़ के अंदर ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी गिरफ्त दोबारा से हो गई। पहले फ्राइडे को ऐसे लगा था कि मामला अंडर कंट्रोल आ जाएगा, बयानात भी आना शुरू होगा कि ये एडजस्टमेंट हो रही है। चूँकि ज़ाहिर बात है सरकारी अफसरों को तो आदत होती है थोड़ी सी कि वो अपनी उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी कोई भी बात कर दें, उनको लॉजिक प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माजरत के साथ मीडिया में सवाल तो ज़रूर पूछा जाएगा, आवाम भी ये सवाल पूछेगी। हमारे जो जज्बात थे, गरमा गए थे, उनको ठंडा कर दिया गया। आज पहला वर्किंग डे, फिर मंडे, फिर आगाज़ दिन में क्या हुआ कि जनाब मार्केट फिर ऊपर गई डॉलर की और 109 रुपये तक चली गई। फिर उसके बाद जारी बात है ओपन मार्केट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ओपन मार्केट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए आइसोलेटेड नहीं है। हमारी प्रॉब्लम हमारी नेचर की फ़ॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरी जानिब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो बयान भी दिया है, उसके बाद USA ने जो कहा है कि जनाब हम अपना सिफारत खाना जो है वो बेसिकली यरूशलेम मुंतकिल कर देंगे। उसके जो हैं बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के हालात पूरी इस्लामी दुनिया और पूरी दुनिया पर मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में भी आज कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत बात करें और डॉलर बढ़ने की वजह से बाकी कितनी चीज़ों की जो कमर टूटेगी उसके बारे में तो अब कहना जो है कबल वक्त है। बड़े यहाँ मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब प्रेसिडेंट फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो। थैंक यू सर। मलिक बोस्तान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉलर को कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे, रुपए को कहाँ ले जाकर मारेंगे? ये क्या करना चाह रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा। ये किसका कसूर है, कौन कर रहा है, किस वजह से हो रहा है? या इस दफ़ा भी आप यही कह देंगे कोई नामालूम अफराद या नामालूम कुव्वतें ये सब कुछ कर रही हैं? जी मलिक बोस्तान साहब जी बोले बताएं। नहीं, मैं आपको ये बड़ा अच्छा सवाल किया है और आपने तबसरा भी बड़ा अच्छा किया है। और ये हमारी अगर पिछले जब से जमहूरी हुकूमतें आई हैं, पहले जरदारी साहब की थी, फिर नवाज शरीफ साहब की आई और 60 रुपये से डॉलर शुरू होकर आज 110 तक पहुंच चुका है और बार बार इसमें फ्लक्चुएशन होती रही है और एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, इंपोर्ट बढ़ गई है, ट्रेड गैप बढ़ गया है। जमहूरियत डॉलर के लिए अच्छी नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी कोई अच्छी खबर नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तानी रुपये को जाकर स्टेट बैंक के हाथ पाँव बांध दिए गए हैं। स्टेट बैंक मैं कहता हूँ मुल्क का अमीन है और उसको पाकिस्तानी रुपये को बड़ा मासूम है स्टेट बैंक और स्टेट बैंकों ने बयान दे दिया है जी हम इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ रहे हैं और उसको डिमांड और सप्लाई पे छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर स्टेट बैंक ने इसको डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया तो पाकिस्तान के लिए रुपया जो है किसी वक्त भी किसी भी हद तक पहुंच सकता है और इतना गिर सकता है। ये तो स्टेट बैंक को अब सोचना है कि रजिया को क्यों छोड़ रहे हैं। मैं समझता स्टेट बैंक को इस पर कंट्रोल रखना चाहिए, बिल्कुल अपने बेलगाम नहीं करना चाहिए। आप देख लें जब भी रुपये को एक दिन के लिए भी, थोड़ी देर के लिए, इवन 1 घंटे के लिए भी अगर आप उसका कैप हटाते हैं तो 4 रुपये बढ़ जाता है। फिर स्टेट बैंक को कुछ ना कुछ मुदाखलत करनी पड़ती है और कोई रेट एक बॉर्डर लाइन खींचनी पड़ती है। तो तभी कोई ना कोई वजह तो होगी। पाकिस्तान में बेवजह कोई काम नहीं होता, कोई वजह तो है। अंदर की बात बताएं। नहीं, अंदर की बात ये कि IMF का वक्त आया हुआ है आपके सामने। UNO के जो है डॉन अखबार है क्या IMF का वक्त आया हुआ है? वक्त ही है, वक्त की बजाय आप वक्त डाला हुआ है पाकिस्तान के रुपए को, पाकिस्तानी हुकूमत को। और उन्होंने बयान भी दिया है कि पाकिस्तान ने जी जैसे हमारे तो जितने भी तजिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपए को आर्टिफिशियल रोका गया था और पाकिस्तानी रिज़र्व जो है वो ख़र्च किए गए थे और ये स्टेबलाइज नहीं था। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये खुद ब खुद जो है इसको रोका ना जाए। UN ने भी कहा है और फिर IMF ने भी यही कहा है स्टेट बैंक मुदाखलत नहीं करे। अब भाई मुदाखलत नहीं करेगा तो रुपया तो मजबूत नहीं होगा ना, इसको तो फिर बेलगाम हो जाएगा। और बेलगाम मजबूत रुपये के लिए मजबूत मईशत की भी ज़रूरत है। मजबूत रुपए के लिए मजबूत मईशत नहीं होगी तो फिर कहाँ से हम मजबूत होंगे? नहीं, देखो मईशत की जहाँ तक बात है इसमें तो कोई, देखो नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो उन्होंने पहला काम ही चाइना का दौरा किया और उन्होंने 4 साल में इतने काम किए और 40 साल में नहीं हुए। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, आदमी को ये तस्लीम करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, 40 हफ्ता जो है कराची बंद रहता था और 10,000 मेगावाट की बिजली वो अपने नेशनल ग्रिड में लेके आए। ये अच्छी बातें, इस बारे में बात करेंगे। जारी बात है वक्त बदले, हालात बदलते हैं, मामलात बदलते हैं
उसके बारे में ज़रूर बात होगी, लेकिन डॉलर का क्या होगा इसके बारे में जानना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात कर रहे हैं हम राइज ऑफ द डॉलर के बारे में। काफ़ी अरसे तक डॉलर जो है वो कंसिस्टेंट रहा ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा। आपको पता होगा कि मुशर्रफ साहब ने पता नहीं कैसे कोई ना कोई चक्कर करके या गिदड़ सिंगी के ज़रिए जो है वो 60 रुपए पर इसे रोक के रखा। इसके आसपास उनके साथ साथ मौजूद हुआ करते थे, आप पता होगा, शौकत अजीज़ साहब, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। मादर थोड़ी स्लिप ऑफ द टंग हो गई, लेकिन स्लिप ऑफ द टंग इस वजह से हो गई क्योंकि शौकत अजीज़ साहब के पास जो भी फार्मूले थे आज तो वो मुशर्रफ साहब को भी नहीं पहचानते। खैर, वो हो गई याद माजी। उसके बाद अचानक बाउंस किया, डॉलर उठा, कभी 84 रुपये पे बैठ गया, फिर उसके बाद उसने दरख्त की और ऊंची डाली ढूंढी और फिर वहाँ जाकर बैठ गया। तकरीबन उस वक्त भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये 110 से बढ़ जाएगा। फिर एक बड़े मारूफ सियासतदान जनाब शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर डॉलर 98 पे आ गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन डॉलर 98 पे ज़रूर आया, लेकिन उनका इस्तीफ़ा नहीं आया। आज अचानक डॉलर को क्या हुआ कि राइज़ करना शुरू हो गया। मुझे खुल के जवाब नहीं दे रहे मलिक बोस्तान साहब, मलिक बोस्तान साहब खुल के जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई राज ज़रूर है। बता दें, बता दें। नहीं, मैंने पहले भी नाजरीन को बताया था और दोबारा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, पाकिस्तान पे आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से मुसलसल टॉक शो हो रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, पाकिस्तानी रुपये जी जो है ये तो 140 को होना चाहिए, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो लेकिन हुकूमत हमेशा ही कह रही थी नहीं जी ये अंडर वैल्यू है। अगर आप खत्े में देखें, इंडिया का डॉलर जो है 62 के बराबर है। इवन बांग्लादेश जो कि 400 टका में $1 होता था, आज 85 का हो गया है। तो हमें डॉलर को मज़ीद रुपये को डिवैल्यू नहीं करना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो हम और टूल यूज़ करेंगे। और उन्होंने टूल यूज़ किए, रिबेट बढ़ा दिया और पिछले 2 महीने में एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है। लेकिन रुपया मैं समझता हूँ अभी IMF का वफ्द आया हुआ है और वर्ल्ड बैंक ने भी, UN ने भी पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर किया हुआ है कि आप जो है रुपये, जो स्टेट बैंक है वो रुपये को आर्टिफिशियल मजबूत करने के लिए अपने रिज़र्व खर्च कर रहा है, जिससे उसके रिज़र्व किसी वक्त भी ख़त्म हो सकते हैं और रुपया उसके हाथ से निकल जाएगा और उसको आगे जो उसने दीवार खड़ी की हुई है वह गिरा दे। और दीवार जब गिराई गई तो देखो रुपया गिर के कहाँ पहुँच चुका है और एक दिन में 5-5 रुपये 4-4 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो अभी हुआ है, तो ये जो कुछ हुआ है अभी हुआ है। ये शुरू हुआ है जुमे से। हाँ बिल्कुल, कोई बात मसला है, कोई जुमे वाली कोई बात है कि जुमे को क्यों हुआ है ये, या तो गवर्नमेंट की जो खुद जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ, उसमें कोई कमी होती दिखाई दे रही है तो उन्होंने फिर कहा कि जाओ भाई छठो असी, मतलब इस तरह हो सकता है ये। अब मेरे जहन में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखो जी, इसमें तो तबसरे तो हो रहे हैं, हर कोई अपने ख्याल के मुताबिक तबसरा कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने हमेशा ही, और मैं समझता हूँ जो भी पाकिस्तान की समझते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, आप देखें 1955 में पाकिस्तान का डॉलर जो के मुकाबले में 3 रुपये 50 पैसे था और हमारी ट्रेड सरप्लस था। और उसके बाद हमने IMF और इनके कहने पे हमने कर्जे लेने शुरू किए। आज हमारे क्या है, 35 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड हमने तो अकेले हमने तो नहीं लिए ना, सारी दुनिया ने कर्जे लिए, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, एक अकेले हम हैं कर्जे के लिए कर्जा ले रहे हैं। और बाकी तो सारी दुनिया तरक्की कर रही ना, जिन्होंने IMF से कर्जे भी लिया उनके मुल्क में आप कदम लगे रखें। आपका जी चाहता है मैं कभी कदम बाहर ना निकालूं, या IMF के कर्जे लिए मुल्क ही है ना जो इतनी तरक्की कर गए। कर्जे के मुखालफ नहीं हूँ, कर्जा लेना हमारा हक है, क्योंकि IMF को हम भी हर साल पैसे देते हैं। मैं तो डिवैल्यू के खिलाफ हूँ। डिवैल्यू करने से कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। इसमें मैं आपके साथ मैं समझता हूँ डिवैल्यू नहीं करना चाहिए। अगर जो भी करना है तो कौम को, मैं समझता हूँ हुकूमत के एतमाद में लेना चाहिए और स्टेट बैंक कौम के जो है बताए कि उन्होंने इस वैल्यू तक इसको इजाज़त दी है। अगर सर इंटरेस्ट रेट इतना नीचे आ चुका है मेरे ख्याल से, अब देखिए इंटरेस्ट रेट, एक दफ़ा आपने और मैंने किसी वक्त पर यह बात ज़रूर की थी कि इंटरेस्ट रेट बहुत इंपैक्ट करता है करेंसी एक्सचेंज रेट पर। अब तो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का कम है ना, अब तो हाई नहीं है, तो फिर अब डॉलर की कदर में इजाफा होने की लॉजिक मौजूद नहीं है। विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, मैंने समझा अभी भी हुकूमत को चाहिए और स्टेट बैंक को चाहिए
कि ये जो इन्होंने कहा है ना, हमने कैप हटा दिया, कैप हटाने का मतलब आपने जो बॉर्डर लाइन खींची थी, इससे रुपया ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो आपने ख़त्म कर दिया। और जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको आपने बेलगाम कर दिया। और हमारे कमर्शियल बैंकों ने जब भी इन्हें उसका कंट्रोल हटाया गया, जब भी कैप हटाया गया, इन्होंने उसका मिस यूज़ किया है और एक दिन में 10-10 रुपये डॉलर बढ़ाया है, 10-10 रुपये गिराया है, स्पेकुलेशन की है, काटल बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक को ये कंट्रोल में इसको रखने चाहिए। जो भी बहरहाल एक तय हुकूमत कमर्शियल करती है। बैंकों से इतनी नाराजगी क्यों? देखो जी, स्टेट बैंक से मोहब्बत, उसको कह रहे हैं मासूम है, प्यारा सा है, पता ही कुछ नहीं है, नहीं, दुनिया के कोई उसके सामने राज ही नहीं खुले, मासूम है। देखो मैं मासूम की देखो स्टेट और सारे बलूगत के इल्जाम जो हैं वो सारे कमर्शियल बैंकों में, कमर्शियल बैंकों के, इसलिए कि ये साबित हो चुका है, कई इंक्वायरी हुई हैं और उसमें जब इनके NOP नेट ओपन पोजीशन जो बाहर की होती है चेक की गई, तो उसमें 3 दिन से ज़्यादा कोई भी बैंक उसको होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उसका मिस यूज़ किया। हवाई जो है कहते हैं LC'याँ खोली गई और मौसम बड़ा लंबा उसमें कहानी थी, बारह मैं उसमें कोई मीडिया पे कहना नहीं चाहता। और इसाक डार साहब ने तमाम इतना कुछ तो कह दिया मीडिया के ऊपर, और क्या करना। ऐसी भी चीज़ें जो कि अभी हमने नहीं कही हैं, लेकिन ये है कि स्टेट बैंक का कंट्रोल मैं हमेशा ही कहता हूँ रहना चाहिए। स्टेट बैंक अगर कंट्रोल से कोई भी चीज़ बाहर होगी तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेट्स होप के दे लुक इनटू दिस, क्योंकि ये तो एक बड़ा सीरियस इशू हो सकता है। एक तो मुल्की कर्जों का बोझ जो है, आपको पता है इन रूपी टर्म्स, वो हर शहरी के ऊपर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा हर आदमी सबसे पहले टीवी पर आकर यही कहता है कि जी जो कर्जों का बोझ है वो फीकस जो है बढ़ जाता है, रुपए की जब कदर कम होती है। आपके ख्याल से क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब नहीं होंगे एक ऐसे मुल्क पे जो कि बिल्कुल? आप देखो हमारे 80 अरब डॉलर के कर्जे हैं, अगर फ़र्ज़ की हम अगर 2 रुपये भी बढ़ाते हैं तो 1 अरब 60 करोड़ रुपये बन जाता है। तो कितना हमारे ऊपर बोझ जाएगा, जबकि बजट में ये चीज़ें महसूस नहीं की जाती। फिर हम कहाँ से लाएंगे? टैक्स लगाएंगे, आवाम चलाएगी, किसी न किसी पे ड्यूटी लगाएंगे। नहीं, आप मेरे से कितने ही टैक्स ले लो, अगर आप डॉलर को जो है आप उसकी वैल्यू बढ़ने दोगे, रुपए को डिवैल्यू होने दोगे, आप दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर ऑटोमेटिक मेरे टैक्स आया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे टैक्स ले जाकर आप कूड़े की जो आग लगाएं, कूड़े की तरह उससे जला दें। मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, बिल्कुल सही ख्याल है आपका। मैं समझता हूँ रुपये को एक हद तक तो आप समझते हैं कि उसको एक कंट्रोल में रखें और एक हद तक डिवैल्यू करें। ये कह देना कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाले के मुतारफ है और पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाएगी। और पाकिस्तान के दुश्मन भी यही चाहते हैं इनकी मैशत तबाह हो। देखो धरनों का जोर शुरू हो गया, स्टॉक गिरना 53,000 से आप देखो ना 40,000 को तोड़ के नीचे चल गए। देखो मैंने अपने लिए कुछ एरिया मुतय्यन किया है, ट्रिपल M का, आपको पहले से पता है। लेकिन देखो जब से मैं अपनी हुदूद से बाहर नहीं निकलता। आप जमरात से धरनों की कालें आई और पाकिस्तान के 3 दिनों में क्या हाल हो चुका है ये देखो। नहीं, ये ज्यादा हो गया। आप भी मिलाद करने वाले लोगों में से हो, प्लीज ऐसे नहीं करो, ऐसी बात नहीं करो। लोगों की मोहब्बतें होंगी, कोई जज्बात होंगे, ये धरने जेन्युइन भी तो हो सकते हैं ये वाले। अब अगले वाले देखें। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि धरनों से मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। बैठ के बात कर लें, पाकिस्तान का दुश्मन भी यही चाहता है। मैं ये देखो नाजरीन को पता होना चाहिए, पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान के लिए घेरा तंग किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं पेंटागन की, और सर मैं मुनीर नियाजी साहब का आपने मुझे याद करा दिया वो शेर, बहुत शायर दे लोग भी जालिम से। आगे आप कुछ आप खुद इसका मुकम्मल कर लें। हमें सिविल वार की तरफ नहीं जाना है, आवाम को समझाना। अल्लाह ना करे सर, ये देखो ना ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक मैंने को देखी नहीं है। हर आदमी, मैं तो कहता हूँ हर पाकिस्तानी के दिल में मैंने मुल्क के लिए मोहब्बत ही देखी है, लेकिन जो है भी फ्रस्ट्रेशन होगी। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, और वो ये चाहते हैं किसी तरह ये आपस में लड़े और पाकिस्तान के सियासी लीडरों को नहीं, पाकिस्तान के जो हमदर्द हैं वो क्या चाह रहे हैं? ये कर्जे लेकर वो नहीं चाह रहे कि हम तबाह हो जाएं, वो ये नहीं चाह रहे। वो ये चाह रहे हैं कि सर ये नॉलेज हर की अपनी फार्मूला है, खाना तो हर कोई अच्छा ही बनाता है। जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो चाहते हैं मिल बैठ के अपने मसाइल हल करें, सड़कों पे ना करें। बस मैं एक ही बात कहता हूँ। चले ठीक है, ये पॉइंट टेकन। मुझे आगे ये वाली बात, मैं एक बात आपसे पूछनी, वो ये है कि डॉलराइज्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर गए थे पहले जब नवाज शरीफ साहब की फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी। आप याद करें थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर रिवाइंड, उस ज़माने में इन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी को डॉलराइज कर देते हैं। एक तरह से एम ये था कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, डीरेगुलेशन, और जिसे मैं कहूँगा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, मनी चेंजर्स आए, आहिस्ता आहिस्ता डॉलर बिकना शुरू हुआ मार्केट के अंदर, बैंक अकाउंट्स खुलना शुरू हुए वगैरह वगैरह। इन कंटिन्यूएशन रहा कि अचानक 28 मई 1998 जो कि मुल्क के लिए बड़ा खुशहाल दिन था, क्योंकि उस दिन जो है वो हमने बम का एक्सपेरिमेंट किया। मैं तो कहता था कि बम रखो, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, धमाका करना ज़रूरी नहीं होता, घर में बम हो तो इतना काफ़ी, लेकिन फिर भी कर दिया। उसके नतीजे में बैंक अकाउंट सीज हो गए। उसके बाद से आपके मुल्क में कभी डॉलर नहीं है, खफा हो गया आपसे, नाराज़ हो गया।
क्या करना है जिससे वो दौर दोबारा वापस आए और पाकिस्तान में डॉलर्स जो हैं वाफिर मिकदार में मौजूद हो, कैसे करेंगे? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं समझता हूँ जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जितने भी लोगों के बाहर पैसे पड़े हैं या घरों में पड़े हैं या लाकरों में पड़े हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें फ्री हैंड दिया जाए और हम अपने इस पैसे को मुल्क के काम इन्वेस्टमेंट कर सकें, मुल्क की मैशत में इंजेक्ट कर सकें। और जब से नवाज शरीफ साहब ने जब 93 में जब आए थे तो उन्हें जब पता चला कि ये पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो वो उनके पास किसी के पास रियाल होता है, किसी के पास कोई ना फॉरेन करेंसी होती है, और उसको कभी पुलिस पकड़ लेती है, कभी एफआई पकड़ लेती है और उनको कहते हैं कि पाकिस्तान में ये फॉरेन एक्सचेंज रखना जुर्म है। तो उन्होंने उसी वक्त फ्री मार्केट का नारा लगाया और डॉलर अकाउंट ओपन किए और ये कहा कि कोई भी पाकिस्तानी जितना चाहे पैसा ले जा सकता है, ला सकता है। उसका आपने नतीजा देखा, 11 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की फ्री मार्केट जब से नारा लगाया, देखो 92 के बाद पाकिस्तान में अरूज हासिल हुआ है, बड़ी रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में रुपए की ये बहुत ही इसेंशियल पॉइंट है, मैं इसके ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, बल्कि आपकी बात भी मुकम्मल करेंगे। और इस चीज़ के अंदर मैं ज़रूर आपसे जो है वो जो है एग्री करता हूँ कि इकोनॉमिक वॉरफेयर इज़ नॉर्म ऑफ द डे। आजकल इकोनॉमिक वॉरफेयर हो रहा है, हथियारों से जंग नहीं हो रही बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर हो रहा है। यहाँ पर हमें लिखते हैं छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं यूएस डॉलर के ऊपर। जो यूएस डॉलर बेकाबू हो चुका है, अब सबके काबू से बाहर निकल चुका है। और जैसे आप कहते हैं ना कि जब आप एक जगह के ऊपर से स्ट्रिंग्स हटा दें, उस सिस्टम की पाबंदियां हटा दें, तो फिर वो शुत्र बेमुहार हो जाता है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही अहम जनाब मलिक बोस्तान साहब, प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के। जनाब मलिक बोस्तान साहब, बात ये हुई, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये है, लेकिन ऑफिशियली ये बात नहीं हुई। ऑफिशियली बात हुई एडजस्टमेंट की, ऑफिशियली बात हुई फ्राइडे को जनाब मामलात जो हैं अपनी जगह सेटल हो रहे हैं। ऑफिशियली बात ये नहीं हुई कि जनाब हमने ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया। ऑफिशियल वर्जन को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करके बता दें, ये क्या एडजस्ट हो रहा था, मुझे सिर्फ इतना क्लियर। देखो जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल से मुराद वो कह ही नहीं सकते कि हमने डिवैल्यू किया। क्यों कह नहीं सकते? कि पाकिस्तान ने अपने इंटर बैंक में करेंसी को फ्लोट किया हुआ है। फ्लोट का मतलब नाजरीन को मैं समझाता चलूँ कि डिमांड और सप्लाई, यानी कि अगर डिमांड आएगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा, डिमांड ख़त्म होगी तो रेट गिर जाएगा। ठीक है, इसके मतलब में वो आप जो शुतर बेमार वाली बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। और यहाँ अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बिल्कुल ही रुपया शुतर बेमार की तरह कभी आसमान पे जाएगा, कभी ज़मीन पे जाएगा, फ्लक्चुएशन ज़्यादा, समुंदर की लहरों की तरह इतना पाकिस्तानी रुपया क्या पाकिस्तान की मैशत को भी तबाह कर देगा। और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो भी है हुकूमत का फैसला है, स्टेट बैंक का फैसला है, वो भी एक रेड लाइन खींच दे। और लेकिन मनी चेंजरों के तो मज़े हैं, पाँचों उंगलियाँ घी में सर कढ़ाई में। नहीं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, गलत सोच है। और उनके बिल्कुल नुकसान होता है। देखो, अगर डॉलर अगर फ़र्ज़ किया 50 रुपये का होता है तो उसका कैपिटल अगर 10 करोड़ है तो उसको जो उसका कैपिटल जो है अगर बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कम हो जाए, उसका जो है जो वर्किंग कैपिटल है वो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। और अगर वो सुबह सस्ता बेचता है और महंगा ख़रीद के उसको लॉस होता है। तो करेंसी जितनी स्टेबल होगी इतने ही मुल्क को भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। और हमारी हमेशा कोशिश होती है करेंसी स्टेबल रहे और लोगों को पता होगा हमने इस दायरे में रह के काम करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका रुपया सुबह क्या है, दोपहर को क्या है, शाम को क्या है, तो फिर कोई आप फैसला नहीं कर पाते। और जब फैसला नहीं कर पाते तो मुल्क को और मैशत को, रुपये को नुकसान होता है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की पैरेलल इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ी बात करता चलूँ। यहाँ पर सिस्टम जो है वो हवाले का भी चलता है और पैरेलल सिस्टम भी चलता है। अगर इस तरह किया जाता है तो मैंने ये देखा है कि एक तो क्योंकि फैसिलिटेशन अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं दी जा रही, इंसेंटिवाइज नहीं है, तो कहीं ऐसे नहीं हो लोग इलीगल चैनल्स की तरफ चले जाएं। आपको लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर लोग इलीगल या पैरेलल चैनल की जाएंगे? आपको लगता है ऐसे? नहीं, इंशाल्लाह। देखो, अगर आप देखें 2004 में जो एक्सचेंज कंपनी वजूद में आई थी, उस वक्त सिर्फ आपकी वर्कर रेमिटेंस 4 से 5 अरब डॉलर थी। और जब एक्सचेंज कंपनी वजूद में आज अल्लाह का शुक्र 20 अरब डॉलर को टच कर रही हैं।
तो दिन ब दिन हवाले का सिस्टम कम हो रहा है और लोग ऑफिशियल चैनल में आ रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा स्टेट बैंक ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया है कि जितने भी वर्कर हैं उनके लिए इजी रेमिडेंस अकाउंट खोले जाएंगे, उनके जो रिसीवर हैं उनसे ज़्यादा पूछ गुछ नहीं की जाएगी। भाई जो तो टोटल वर्कर रेमिटेंस थोड़ी आती है वहां से, बाहर रहने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी तो इन्वेस्ट भी करेगा ना पाकिस्तान के अंदर। देखो जी, इसमें 2 तरह की रेमिडेंस आती है, लेकिन स्टेट बैंक क्योंकि डेटा एक जगह कर देता है, एक होती है होम रेमिडेंस, एक होती है वर्कर रेमिडेंस। और वर्कर रेमिडेंस जो है वो हमारे पास $200 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा $500 तक है जो मंथली है। लेकिन जो वो है उसका रेशियो जो है 70% है और 30% होम रेमिडेंस होती है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आती है। और आपने देखा जब से पाकिस्तानी रुपया और हुकूमत डिस्टेबलाइज हुई है और सियासी काम आया है, प्रॉपर्टी की और स्टॉक की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं। अभी और भी इम्पैक्ट होंगी और उसकी वजह यही है कि यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है और लोग प्रॉपर्टी के लिए पैसा आ नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को एतमाद में लेने चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। इस वक्त $300 अरब पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हैं जो कि रिकॉर्ड है। और उन्हें पैसे को जो आपने पहले बात की थी, जिस तरह 92 में वो पैसा पाकिस्तान लाया गया था और फिर एटमी धमाके होने की वजह से लोगों का एतमाद मजरू हुआ, एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ मैं हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए और उन्हें सेफ इवन महफूज रास्ता देना चाहिए जिनका पैसा बाहर ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग तो पाकिस्तान में पैसा लेके उनसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी और उनसे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। देखिए ना, पहले तो उन्होंने FEBC वाला गेम खेला उनके साथ, अब पता नहीं अच्छा था। आई वुड से बहुत सारे लोग बेनिफिशियरी भी थे उसके, FEBC का फायदा भी हुआ। आपको याद होगा किस तरह से हुआ था वो सारा मामला। लेकिन मुश्किल ये आई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे वो बेचैन हो गए थे। कुछ लोगों ने पैसे अपनी औलाद की तालीम के लिए रखे हुए थे, कुछ लोगों ने अपनी सेविंग्स रखी हुई थी, उन्होंने घबरा के जैसे भी करवा के अपने पैसे तोड़वा के निकाल लिए। बाकी FEBC वाले फायदे में रहे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं आपको नहीं, आप देखो FEBC जो थी वो बगैर नाम की होती थी, बेरर होती थी। कोई भी आदमी उसको सेल पे वो लोगों की बड़ी बेनिफिट, लेकिन उसकी जैली बहुत सख्त टेक बन चुके थे, मिस यूज हुआ जिससे हुकूमत को फिर बंद करना पड़ा और उसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी होना शुरू हो गई थी। तो इन पाकिस्तान के क्योंकि पहले निशाने पे था और 98 में जो है मजीद सख्तियाँ इकनॉमिक सख्तियाँ लग गई तो हुकूमत ने इन चीज़ों को तमाम को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। जो बैरर कोई चीज़ होती है उसका कोई फिर बेनिफिशरी पता नहीं चलता, 10 आदमियों बिक चुकी होती है। ये बात आप सही कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेनिफिशरी का अभी तक पता ही नहीं लगा। हाँ, आगे आप खुद समझ जाए। नहीं बेनिफिशरी का पता ही नहीं लगता बहुत सारी जगहों पर बेनामी चीज़ों में। तो बड़ी गहरी बात की है मैंने आपसे। जी बिल्कुल, आप मैं भी समझ गया और सब भी समझ गए हैं और ऐसे ही बोलने, लेकिन हम कहते हैं जो भी हुआ है जो हो चुका है उस पैसे को हमने अपने मुल्क में ला। अच्छा, लेट मी आस्क यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैं चाहूंगा सिर्फ मुझे ये बताइएगा, डू यू फेवर डीरेगुलेशन और डू यू फेवर रेगुलेशन? ये बड़ा क्लियर कट आपको बताना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं मुझे रेगुलेशन चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आप पे अप्लाई होती हैं तो आप कहते हैं भाई इजी करो थोड़ा सा। नहीं, आप कैसी इन्वायरमेंट चाहते हैं, क्लियर करें बिल्कुल। देखो जी, आपने जो देखो फ्री मार्केट का मतलब तो होता है, लेकिन इतनी भी फ्री नहीं कि हर चीज़ फ्री हो जाए और आप उसको फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। आप चाहते हैं प्राइस में मतलब प्राइस में रेगुलेशन हो, कुछ चीज़ों पे आपको रेगुलेट करें और कुछ चीज़ों को फ्री करें। जैसे मैं आपसे इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज का है, जो सबसे बड़ा मसला जो कि हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान की मैशत दो पे लगी हुई, हमें इतने महंगे कर्जे उठाने डीरेगुलेट करें तो अगर अरबों डॉलर वापस पाकिस्तान ना आए तो इसके लिए अभी पॉलिसी नरम करने की ज़रूरत है और जो पैसा बाहर पड़ा है उन लोगों को महफूज रास्ता देने की ज़रूरत है। उस पैसे को बजाय बाहर की कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे फ्रीज कर दें। अब लॉ बन चुका है और 108,000 अरब डॉलर जो है बाहर के ऑफशोर कंपनियों में पड़ा हुआ है, उसमें पाकिस्तानियों पूरी दुनिया का है और अमेरिका की नज़रें उस पर लगी हुई हैं उसके, क्योंकि 20 खरब डॉलर के जो कर्जे हैं वो उसने उतारने हैं और वो इन्हीं चीज़ों से उतारेगा। वो आपको पहले उसने लीक किया सारी जो है ये जितने भी ऑफशोर कंपनियों के, आपको पता है जॉर्ज सोरोस इतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा मोहब्बत की निगाह से देखो आप। दुनिया में इखलाक से बड़े काम हो जाते हैं। हर आदमी को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। मुमकिन है उस दुश्मन के जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं आपका दोस्त हो, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, बहरहाल हम नहीं कहते कि वो हमारा इतना दुश्मन है, सुलह करके चलें, सुलह करके सुलह हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी देखो ना, जितने भी जो इस ऑफशोर कंपनियों के पीछे जो इंक्वायरी हुई जॉर्ज सोरोस ने की है, वो अमेरिका का बंदा है और सारे उसने अकाउंट एक एक अकाउंट जो है उसको पूरी उसने इंक्वायरी। हमारे लोग तो फख्र करते रहे हैं पाकिस्तान में जॉर्ज सोरोस पैसे लगा रहा है।
नहीं, उसने तो भाई पाकिस्तान हमारे लोग तो नाच गाना करते हैं, लुडी डालते हैं, बोलते हैं आज जॉर्ज सोरोस पाकिस्तान में आ गया। हाँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इसको लोगों को तो नहीं समझ आ रही कि इसकी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये जितने भी बाहर पैसे है किसी वक्त भी फ्रीज हो सकता है, तो मैं उस पैसे को महफूज बनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आना चाहिए। हुकूमत को जो है बगैर रिलैक्सेशन क्रिएट करें, रिलैक्सेशन क्रिएट करें और उस पैसे को अपने काम में लेके आए और लोगों को ऊपर तलवार ना लटकाएगा, हम आपको पकड़ लेंगे, उनको फ्री हैंड दे। Don't ask too many questions. That's what you say. Amnesty scheme भी आप फेवर करते हैं। खैर, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में मैं मजीद भी आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन क्या वक्त कम है और डॉलर जो है उसकी जो है वो एक रेस से लगी हुई है। समझ नहीं आ रहा कि डॉलर क्यों आगे आगे भाग रहा है, पाक रुपये थोड़ा सा पीछे रह गया है। खैर, कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इस तरह के माशी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू जारी रहे। वी विल वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।